नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स का जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये आज की कहानी नहीं है, ये 2009 से भारतीय वायुसेना को पता था कि इन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए AN-32 का, जो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज है, और साथ ही IL-76 का, क्योंकि 2009 में $400 मिलियन दे के भारतीय वायुसेना ने इसका अपग्रेड कराया था AN-32 का, और उसके बाद वो रिप्लेसमेंट इमीडिएटली ढूंढने लगे। लेकिन आज 2025 हो गया है और ये भी खत्म होने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता है कि इस जो प्रोक्योरमेंट की दिशा है वो क्या रहेगी। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और एक स्पीकर जुड़े हुए हैं, एयर मार्शल संजीव कपूर, जो कि अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायुसेना मेडल से पुरस्कारित है। इन्होंने 777, C-17, C-130, चिनूक एंड अपेचे जैसे एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट देखा है। ये कमांडेंट रह चुके हैं भारतीय वायुसेना की जो अकेडमी है, इंडियन फोर्स अकेडमी डुंडिगल में, वहां पे, और साथ ही नेशनल डिफेंस अकेडमी के। तो वेलकम सो मच सर, एंड बहुत समय बाद आपको देख रहा हूं और बहुत यादें जाती हैं जब हम लोग साथ में, मैंने आपके अंडर में काम किया एयरफोर्स अकेडमी में। और वेलकम टू द चैनल। और बताइए हमें कि ये क्या है, कहाँ जा रहा है ये प्रोक्योरमेंट, क्यों नहीं हो पाया ये, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताइए और फिर आज की दिशा पे इसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। गुड इवनिंग टू यू संदीप, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके और आपसे बात करके। एंड हमारी यादें पुरानी जाती हैं जब हम इकट्ठे फ्लाई करते थे हैदराबाद में इन एयरफोर्स एकेडमी। एंड तब से आई हैव सीन यू ग्रोइंग एंड आई हैव सीन यू डूइंग वंडरफुल जॉब। और आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो सिविल सर्विसेज और आर्म फोर्सेज में जाने की इच्छा रखते हैं या जनरल नॉलेज या जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आपकी देख-रेख में मैंने भी एक ऐसा प्रारंभ काम शुरू किया है। आई हैव आल्सो लॉन्च्ड माय ओन यूट्यूब चैनल। सो अगर आप के व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन continue making such more programs in collaboration so that more and more people get benefited. Coming specifically to your answer के AN-32 और IL की कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों हमने टाइमली रिप्लेसमेंट नहीं लिया, क्यों हमने $400 मिलियन का एग्रीमेंट किया और वो क्यों कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सका। सो बैकग्राउंड देता हूं कि 1948 पे हमें जाना पड़ेगा, जबकि श्रीनगर पे पाकिस्तानी कबाइलियों ने जब एक्सेशन हुआ, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया और श्रीनगर टाउन को कैप्चर करने की बात हुई अक्टूबर 47 के बाद। उस टाइम पे डकोटा जहाज को श्रीनगर में पंजाब सिख रेजिमेंट को ले जाके जो उतारे जहाजों ने नॉन स्टॉप शटल्स की, उसके कारण जो हमारी हैंडफुल ऑफ हाफ अ बटालियन जो वहां पहुंच पाई टाइमली बाय एयरलिफ्ट, उसने उस श्रीनगर वैली को बचाया, नहीं तो वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया होता। हम ट्रेन वहां इन्फोर्स ही नहीं थे। एंड बिफोर महाराजा हरि सिंह कुड एक्सीड, ये उन्होंने वहां ही नहीं, चाहे वो ले की वो हो 50s एंड 60s में, तो चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ट्रुप्स की सस्टेनमेंट हो, चाहे हिल्स और आउटर पोस्ट पे, तो हमारे पैकेट्स, हमारे डकोटास, हमारे कैरिबूज और AN-12 ने हमारे ट्रुप्स को बहुत सालों तक ऑस्टियर एयरफील्ड्स पे, पट्टियों पे, 3000-4000 फुट की डर्ट ट्रैक्स पे उतार के जहाजों को उनको सस्टेन किया है। बहुत साल पैराड्रॉपिंग की। तो अराउंड 80s में मतलब अर्ली 80s में देश ने रियलाइज किया कि हमें टैक्टिकल एयरलिफ्ट और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट के लिए जहाज चाहिए। तो उस टाइम पे करीब 1984 से लेके 1991 तक, मुझे याद है, करीब 7 साल के बैड में 117 से 120 AN-32 भारतीय वायुसेना ने लिए। ये बहुत अच्छे और मॉडर्न एयरक्राफ्ट थे उस टाइम के, जो रूस से लिए। एंड फॉर आवर टैक्टिकल हेवी लिफ्ट एंड फॉर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट हमने IL-76 लिए। तो IL-76 आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए हैज गॉट अ टेल्फर अंदर,
उसमें रेल्स रहती हैं, 4 क्रेन रहती हैं, सो वी कैन लिफ्ट अप हैवी लोड, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो यस टैंक हो, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हो, तो उनको उठा के आयल से हम प्लेटफॉर्म से ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे ही AN-32 से भी हम ड्रॉप्स कर सकते हैं, पैरा ड्रॉप्स कर सकते हैं। हमारी मिसाइल्स गन्स को हम एनिमी साइड में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड पैरा ब्रिगेड्स वगैरह को हम अक्रॉस एनिमी लाइंस लूट। तो ये सारी चीजें AN-32 और आयल ने बहुत अच्छे से की, बहुत साल की। बट उस दौरान हमारे पास एक जहाज था, उसका नाम था AN-12। तो AN-12 ऑल्सो पुराने जहाज हैं एयरफोर्स में, अर्ली 60s से ऑपरेशनलाइज्ड है। वो यस जहाज अबाउट 20 टन की कैपेसिटी रखते थे, एंड दे वर ऑल्सो यूज्ड टू सस्टेन आवर ट्रूप्स, चाहे ईस्ट में हो चाहे वो नॉर्थ में हो, अपने जी ग्लेशियर। बट जब फेज आउट हो गए 90s में, उसके बाद हमारे को गैप दिखना स्टार्ट हुआ सर्विसेज, कि हमारे पास 5 टन की एयरलिफ्ट के लिए जहाज है, और 35 यस से 40 टन जो IL-76 लेके जाता है वो है। अब 20 टन की क्या जी अहमियत है? 20 टन की अहमियत ऐसी है कि जैसे जोरावर टैंक हो गया, कोई छोटी BMP हो गई, या छोटी जी जो जीप्स के साथ एक आर्टिलरी गन को अगर हमें कहीं उतारना है, या ऑस्ट्रेलिया एयरफील्ड पे उतारना है, तो हमारे को एक ऐसा जहाज चाहिए जो इतना लोड ले जाके और करीब 30, 40, 50 ट्रूप्स को भी साथ में ले जाके इंडक्ट कर सके प्रैक्टिकली। और अगर हमारे को कहीं HADR के लिए भेजना है, या कहीं और हमारे को सस्टेन करना है, तो 5 टन वाले जहाजों के कितने जहाज भेजोगे, कितनी शटल्स कराओगे? और बिल्कुल कई जगहों पे आयल इतना बड़ा जहाज है, वो लैंड नहीं कर पाता, बिकॉज जेट जी की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो जी कहीं ना कहीं हमारे को ये कई सालों तक हमारे को ये लगता रहा। फिर इस दौरान जी 90s और 2000 में वी द बैकबोन वाज AN-32 एंड आयल्स। तो जी अराउंड 2000s के बीच में मिड में स्टार्ट मतलब डिसाइड हुआ कि हमें इनको रिप्लेस करना है। एंड ये जहाज ओरिजिनली 40 साल के लिए आए थे दोनों। तो इनकी जी लाइफ वाज 40 इयर्स। तो वो 2025 में इस साल में उस एज के हिसाब से फेज आउट। लाइक एनी हाँ, एरोप्लेन, इसके अंदर भी मिड टर्म अपग्रेड, मिड लाइफ अपग्रेड का प्रोसेस स्टार्ट हुआ अर्ली 2000s में। तो उसमें ये यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट किया गया, जो अभी आपने इनिशियली अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि $400 मिलियन का। तो वो that जी was basically to upgrade 3 things in AN-32. That was their avionics, their engines, and the life extension. Means उनकी undercarriage की strengthening और जो airframe में weak areas थे, उसके लिए ये agreement हुआ था। अब जी ये प्रोसेस एक तो लेट स्टार्ट हुआ, दूसरा उसमें से कई कंपोनेंट्स रशिया से आते थे, और उसमें कई कंपोनेंट्स यूरोप से आते थे। हनीवेल के कुछ पार्ट्स थे, कुछ रशियन रडार्स और इक्विपमेंट थे, वो काफी सारा सामान यूक्रेन का था। तो जब तक ये ऑपरेशनलाइज होने स्टार्ट हुए 2012-13 से यूक्रेन में जाने लगे, सडनली अराउंड 2015-2016 में क्राइमिया का chaos स्टार्ट हो गया। तो रशिया ने अपने स्पेयर्स देने बंद कर दिए यूक्रेन, AN-32 रिलेटेड। एंड सब दैट इज वेयर किट्स जो वहां पे मॉडिफाई हुए, वो कुछ होके आ गए। कुछ की किट्स यूक्रेन ने हमारे को दे दी कि आप इंडिया में अपग्रेड कर दीजिए, और कुछ जहाज अभी तक हम पार्टली ही कर पाए हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट रशिया से आना था या जो वेस्ट से आना था, बिकॉज नाउ द प्राइसेस हैड गॉन अप। तो यूक्रेनियंस ने बोला, तो ये रहा आपका AN-32 की अपग्रेड की कहानी। अब AN-32 की लाइफ एक्सटेंड हो गई है 2032 से 2035 तक। बट इस दौरान तक हमारे को एक जहाज रिप्लेस कर, कहानी टर्न लेती है पूरी 2015-16 में, जब मैं हेडक्वार्टर्स में था, तो हमने जी C-17 और C-130 इंडक्ट किए उन दिनों। बिल्कुल एंड दीज आर दी टर्निंग पॉइंट्स इन आवर सर्विस, क्योंकि जो हमारा गैप था अराउंड 20 टन का, वो C-130 पूरा करता है, एंड C-17 कैन लिफ्ट अराउंड 77 टन्स ऑफ ऑल ऑफ इट। तो वो जो था हेवी एयरलिफ्ट एंड लॉन्ग रेंज, तो इट्स कॉल्ड अ ग्लोब मास्टर। So we have जी flown directly from India to Australia. We have gone from here directly to one end of Europe. So this is the range of a C-17. In one जी hop you can reach US. तो ये जो कैपेबिलिटी भारत ने ली, that has come very handy to us. बट कहीं ना कहीं C-130 जो लिए, they were special ops aeroplane. ये जो कमी यस खट गई थी, ये 20 टन की 18 से 20 टन की क्लास, ये अभी भारत को, जो आपने पूछा प्रश्न, एम्प्टी है।
मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये उसकी बैकग्राउंड है। तो भारतीय वायुसेना अभी वो जहाज खोज रही है दुनिया में जो इस क्षमता को पूरी कर सके। जी सर। तो ये स्पेसिफिकली आप जैसे 18 से मेरे ख्याल से 30 टन के बारे में इन्होंने कहा है और रिक्वायरमेंट दी है, और इसके बारे में 2001 से इनका काफी ज्यादा चलना शुरू हो गया था, क्योंकि AN-32 का रिप्लेसमेंट 2001 में भी देखने लगे। तो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है बहुत सारे अप्रूवल्स लेने में, और फिर एयरक्राफ्ट का सिलेक्शन, कितने प्रोसेस हैं। आपने तो बहुत सारे जहाज प्रोक्योरमेंट कराई है इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की। 2001 में HAL ने एक IL-214 का कार्यक्रम शुरू किया था रशिया के साथ, और फिर उसको अबैंडन कर दिया। इसी तरह से 2009 में IL-276 का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, और ये भी कैंसिल कर दिया गया 2015 में। तो क्या ये जो प्रोक्योरमेंट का इशू है, ये HAL का इशू रहा है, भारतीय वायुसेना का इशू रहा है, या डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ चूक रही है? क्योंकि इस समय क्रिटिकल हो गया है। जैसे आप भी जानते हैं कि IL-76 की जो सर्विसबिलिटी है वो काफी लो है, फिगर नहीं बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। इसी तरह से AN-32 जो है उनका भी काफी जो है अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो ये जिस तरह से आपने बताया कि उनकी जो सर्विस लाइफ है 2025 में कंप्लीट हो रही है, और हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं आगे के लिए। लेकिन अगर हम पिछले 10, 15, 20 सालों से इसके बारे में सोचते आ रहे हैं, तो कहाँ ये कमी रह गई? क्यों हम इसके बारे में, क्या हम बार बार अपना जो एक रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर देते हैं एज अ ऑपरेटर, या HAL कुछ और अंदर गुंडी मार देता है कि हम तैयार करेंगे एक नया जहाज? क्या है इसके बारे में डालिए जरा कुछ प्रकाश। संदीप, आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए जो आपने पॉइंट उठाया ये बिल्कुल वैलिड है। इसमें IL-214 जो था इंडो रशियन कोलैबोरेशन से 18 to 20 टन कैटेगरी के लिए बनाने के लिए बात स्टार्ट हुई थी जी। उसमें जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है उन दिनों में, दो आई वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट पता चल जाता है या सुनने में या ध्यान रहता है, तो उसको पार्ट ओनरशिप, उसमें पार्ट इंजन की चॉइस एंड डिजाइन एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेके दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं। तो उसमें कई साल इसके ऊपर बात चलती रही। हमारे कुछ लोग वहां गए, उनके कुछ लोग यहाँ आए, HAL वाले वहां गए, उनके लोग HAL आए, वायुसेना वाले उनके साथ गए, वो आए, उन्होंने कानपुर में हमारी जो N-32 वही फैसिलिटीज हैं वो देखी, असेंबली लाइन देखी। कहा मैं टिपिकली आप के व्यूअर्स के लिए कि भारत में आज तक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर नहीं हुए। हमने फाइटर्स बना दिए, LC एंड जो भी है मारुत वगैरह, हमने हेलीकॉप्टर्स बना दिए प्रचंड से लेके और ALH से लेके सब, बट हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिर्फ लाइसेंस लेके, चाहे वो डॉर्नियर असेंबली हो, चाहे वो HS-748 एवरो की वो कानपुर में, दे हैव ऑल बीन लाइसेंस्ड प्रोड्यूस्ड, मींस वहां से सामान आता था, उसको HAL असेंबल करके ऑपरेशनलाइज। अब कहीं ना कहीं भारत को अर्ली 2010-15 के आसपास रियलाइज हुआ कि हमें अपना फूड प्रोडक्शन करना है। तो ये भी, और एक IL-276 जो कह रहे हैं, जिसको IL-476 भी कहते हैं, उसकी भी बात चली। तो ये दोनों जहाजों की बात कई साल तक चली, बट एंड में इन कारणों से, जो मेरी जानकारी है उससे नहीं हो। अब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कौन इस डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरी समझ से ऑल फोर, बिकॉज एयरफोर्स वाइज, बिकॉज जब तक 4-5 साल बीत जाते हैं टेक्नोलॉजी आगे हो जाती है। ग्लास कॉकपिट आ गई, हेड अप डिस्प्ले आ गए, उसके रडार्स में इम्प्रूवमेंट आ गई, उसकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में ग्लोबली इम्प्रूवमेंट आ गई, ठीक है, डिजिटल डिस्प्लेस चेंज हो गया, अब वो मतलब डाटा ट्रांसफर के पैड्स आ गए। आई एम सेइंग एज अर्ली एज 2015 2020 ये चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। अब आपकी जो ASPR बनी हुई है वो पुरानी है AN-32 और IL स्पेसिफिकेशन के लिए, तो एयरफोर्स उस हिसाब से बोलता है कि अब हमारे को ये नहीं चाहिए, ये चाहिए।
बट जो प्रोसेस है हमारे देश में, चाहे वो एमओडी का हो, चाहे वो एचएएल का हो, चाहे वो हो, और तीसरा, भारत उस टाइम तक इतना माइटी नहीं बना था 2010 से 2014-15 के लिए। वी वर टोटली डिपेंडेंट हर एक पे बाहर वालों के देश में। तो रशिया वाज आल्सो नॉट वेरी कीन टू पार्ट विद इट्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने 30, 40, 50 साल लगा के कुछ चीज बनाई है, वो आपको ऐसे बिल्कुल क्यों दे देंगे? आपको ऐसे क्यों दे देंगे? और वो फिर अपने जो सोर्स कोड रहते हैं, जो की चीजें रहते हैं, उसके प्रॉपर्टी राइट्स आपको नहीं देते हैं। तो वहां पे कहीं आके, बट अब थोड़ा सा खेल चेंज हो रहा है पिछले 8-10 सालों में। जी भारत की क्षमता बढ़ रही है। भारत अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है। की तरफ बढ़ रहा है जी हाँ। हाँ, भारत अब ऑफ सिंदूर के बाद एक ग्लोबल डिफेंस प्रोडक्शन हब बन रहा है। भारत की जो क्षमता है टू इंटीग्रेट, इन माय ओपिनियन सबसे बड़ी क्षमता जो भारत की ये है कि हम कोई भी इक्विपमेंट ले लें दुनिया का, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो इजरायली हो, उसको हम अपने हिसाब से, अपने लोगों से, अपनी क्षमता से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये चीजें बहुत कम देश कर पाते हैं। अभी ऑफ सिंदूर में आपने देखा होगा L-70 ने भी काम किया, Zu-23, जी छिलका, पिचोरा, ये सब 60s 70s के वेपन्स हैं। तो 60s 70s के बिल्कुल वेपन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2025 में ISCCS और आकाश के साथ इंटीग्रेट करके जो ऑपरेशनलाइज किया, ये जो जी क्षमता है, ये दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं। तो इसकी समझ, और पहले ये ऐसा युद्ध ऑफ सिंदूर के चाइनीज वेपन्स वर यूज्ड फर्स्ट टाइम इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो जी आज तक यूज नहीं हुए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो भारत का स्टेचर बढ़ा है, चाहे कुछ भी लिखते रहे कोई भी लोग, मनी मन में ये स्टेचर, अब इस नए स्टेचर से भारत दोबारा मैदान में उतरा है, और वो कह रहा है कि अब हमारे को एक ऐसा जहाज दीजिए जो 18 से 20 टन या 25 से 30 टन की कैटेगरी में हो, जो कि हमारी ये जो एयरलिफ्ट रिक्वायरमेंट्स है वो कर सके। तो इसमें अगर आपको याद हो कुछ मेरे ख्याल से 10 साल या 12 साल पहले जो ब्राजील की जो कंपनी है एम्ब्रियर, काफी अच्छे उनके जहाज हैं, वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाली थी और फिर उसको सपोर्ट देके संभाला गया। उस समय वो ढूंढ रहे थे कि पार्टनर्स मिल जाएं और उसको आगे बढ़ा लें। तो क्या लगता है कि भारत की तरफ से उस समय चूक हो गई सर? कुछ हम बिल्कुल, प्रोक्योर कर सकते थे बिल्कुल। उसको उसको एक्वायर कर मैं सकते थे? मेरे को याद है 2009 में आई वाज हम्म। कमांडिंग द स्क्वाड्रन। तो हम गए थे बैंगलोर, एम्ब्रियर वाले वहां पे आए थे, एंड दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट एयर टू एयर रिफिलिंग। तो ओके। हमने ब्राजीलियंस के साथ बैठ के, क्योंकि भारत उस टाइम AWC एयरक्राफ्ट जो एम्ब्रियर प्लेटफॉर्म पे थे, उसको हमने मॉडिफाई कर रहे थे टू पुट इट ऑन AWC रोड। उसमें उसकी रेंज बढ़ाने के लिए द ब्राजीलियंस हैड कम टू अंडरस्टैंड व्हाट द एरियल रिफ्यूलिंग इज ऑल अबाउट। तो हम कई दिन उनके साथ बैठ के उनको दिखाया, समझाया। हमने अपने जहाजों के हिसाब से उनको एक्सप्लेन किया कि हाउ डज एन मतलब ड्रो प्रोब एंड ड्रो सिस्टम वर्क। वो हम्म। सीख के, जो आपने कहा आपके व्यूअर्स के लिए, कि अगर नेशनल विल है और उस कंट्री में जज्बा है उठने का, तो या उन्होंने 2014 तक फर्स्ट टाइम समझ में आए थे 2009-10 में, 2014 तक बताइए। उन्होंने अपने जहाजों को मॉडिफाई करके एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबल बना के और बना भारत में लिया। इंडक्ट भी कर AWC में। और नॉट बताइए। ओनली दैट, उसके बाद उनकी एम्ब्रियर जो बैंकरप्ट हो रही थी, जैसा आपने बताया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाके गवर्नमेंट ने उसको बहुत सपोर्ट किया। अब वो पार्ट प्राइवेटाइज है, पार्ट गवर्नमेंट होल्डिंग है, और वो अभी कमर्शियल स्पेस में उतर गई। एंड या उसके साथ अभी बहुत सारी इंडियन कंपनीज, चाहे वो महिंद्रा हो चाहे और हो, वो जी हाँ। अग्रीमेंट करके दे आर ब्रिंगिंग दिस एरोप्लेन्स। जो MTA इज नॉट फॉर एयरफोर्स ओनली, जो शॉर्ट हॉल बिल्कुल एयरप्लेन बिल्कुल है हमारे बिल्कुल। कमर्शियल एविएशन में, जी हाँ। जो आपके Tier 2 Tier 3 सिटीज को जोड़ेंगे Tier 1 सिटी से, जो उड़ान स्कीम है, उसमें जो जहाज चाहिए उसका भी निर्माण भारत चाहता है कि हमारे यहाँ हो। तो इट विल बी डबल एज सोर्ड। कुछ एज एंड व्हेन C295 बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे गेस से कि वो सिविल एविएशन में भी आएंगे। बट हमारे को ऐसे भी जहाज चाहिए जो 20 टन 22 टन की कैपेसिटी रखे, मतलब उठाने की।
उसको जो थोड़े से और टियर 2 टियर 3 के एयरफील्ड्स हैं, उसमें कमर्शियली भी यूज किया जा सके, कार्गो के लिए भी यूज किया जा सके, एंड जी मेनली भारत इस रीजनल हब में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है। तो बिकॉज मेरे को याद है जैसे 2013 में भी हमने एमटीए के बारे में कुछ रिक्वायरमेंट दी थी। 56 एयरक्राफ्ट हमने कहा था कि हम प्रोक्योर करेंगे, और उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको करते कराते साफ 2000 रह गया था, और एन 132 रह गया था एक एयरक्राफ्ट। और लेकिन भारत की अजीब रिक्वायरमेंट थी कि आप कुछ एयरक्राफ्ट, आई थिंक 16 एयरक्राफ्ट अपने देश में बना के हमारे तरफ भेजिए और 40 हम अपने देश में बनाएंगे। अब साफ जो था, साफ 2000 का प्रोडक्शन बंद हो चुका था उस समय तक, और उस चक्कर में साहब ने कहा हम तो सारे आपके यहाँ बना देंगे, हमारा प्रोडक्शन बंद हो चुका है। हमने कहा नहीं, हम नहीं बनवाएंगे आप। तो ये क्या अजीब सी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ये क्या मतलब फ्लाई अवे कंडीशन में हमें चाहिए, क्या है इसका? दिस इज एग्जैक्टली जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये C295 प्रोजेक्ट जो है, जो कि कासा और एयरबस का कोलैबोरेशन है, जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भारत को जब उन्होंने रिक्वायरमेंट दी, दिस इज बेसिकली जो 56 की फिगर है, भारत में उस टाइम पे 56 एवरोज थे, HS748। सो दिस ओके। इज कॉल्ड द एवरो प्रोजेक्ट, मतलब हाँ कोलोकियली। जी, हाँ तो हाँ एवरोज को फेज आउट करके अभी ओनली हैंडफुल आर लेफ्ट। उसकी जो रिप्लेसमेंट जी के लिए ये प्रोसेस था, और भारत ये चाहता था कि हम अपने देश में स्टार्ट करें। उसके लिए ग्लोबली हम गए, तो उसमें साफ जैसे आपने बताया बंद कर दिया। रशियंस आर नॉट वेरी कीन टू सेट इट अप हियर। तो भारत ने फिर शॉर्टलिस्ट करके C295 नासा के साथ एग्रीमेंट किया, और ये प्लांट अभी वडोदरा में सेट हो गया, और उसमें हमने हाँ 16 जहाज फ्लाईवे कंडीशन में लिए हैं। 40 भारत में निर्मित हो रहे हैं। और यही मैं जी आपसे जी कह रहा था कि जब ये 40 इनकी ऑपरेशनलाइजेशन अगले साल तक है, तो बाय 2026 एंड दीज एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट रोलिंग आउट, जो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। एंड उसके बाद जब ये 40 डिलीवर हो जाएंगे 27-28 तक, उसके बाद मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे को अपने देश के अंदर इधर फॉर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड या हाँ, नेवी और कोस्ट गार्ड भी ले रहे हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड भी कुछ 15 तो एयरक्राफ्ट के आसपास ले इनकी भी रही जो है। रिक्वायरमेंट्स हैं जी, एयरलिफ्ट की, उसके प्रति भी वी कैन लुक एट, क्योंकि अब ये भारत में मतलब बनेंगे। बन तो ये बैकग्राउंड है। ओके। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो AN32 और IL-76 का जो पूरा प्रोग्राम है, हमने मिक्स करके हम देख रहे हैं जहाज को, नए जहाज को? जी, IL-76 ऑल्सो अब पुराने हो गए बहुत। उसके अंदर जी जी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एनालॉग, एंड कई जी चीज अभी भी वॉल सिस्टम पे चलती है। जैसे हम जब जी। छोटे थे तो रेडियो ऑन करके उसमें 5 हाँ, मिनट गर्म उसको होता गर्म होता, करते हाँ। थे, उसके बाद उसमें गाने आने स्टार्ट होते थे। IL-76 में भी कुछ कंपोनेंट्स अभी भी ऐसे हैं, ऑन करने के बाद आपको वेट करनी पड़ती है। तो अब ये उस इरा के जहाज है जो कोल्ड वॉर के टाइम पे बने थे, जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल जी 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 वेपन्स और वॉरफेयर में काम कर सकते थे। बट भारत ने बीच में टेकअप भी किया इसकी अपग्रेडेशन का। इट इज बेटर एट टाइम्स टू बाई ए न्यू एयरक्राफ्ट रादर देन टू कीप डूइंग पैच रिपेयर ऑन दी ओल्ड एयरक्राफ्ट। तो इस उसमें बात हम है। AN32 में ऑलरेडी हाँ हम जी। हाथ जला चुके थे। तो रशियंस ने, मुझे याद है 2015-17 में बहुत दबाव डाला था कि आप हमसे IL का अपग्रेड करा लीजिए। तो जो एवैक्स है हमारे देश में, वो भी IL प्लेटफॉर्म पे है। उस पे PS90 इंजन लगा हुआ है, जो कि 16,000 केजीज थ्रस्ट देता है एक इंजन, उसमें 4 इंजन है। और IL अराउंड 12,000 केजीज थ्रस्ट देता है एक इंजन, वे भी 4। तो इतना हाँ जी। जो जंप था, तो उन्होंने बोला कि हम आपको ये इंजन अपग्रेड, बट इंजन अपग्रेड के साथ आपको मालूम ही है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी प्लम्बिंग, पाइपिंग बिल्कुल और बिल्कुल। उसका जो खर्चा था, उसके बाद कोई, बट एयरफ्रेम ऑलरेडी 40 साल पुराने हो चुके थे। तो 40 तो उसके बाद ये कॉल ली गई कि ये मतलब इंजन सिर्फ अपग्रेड करने से नहीं चलेगा, उसके अंदर बाकी चीजें भी, उसकी जब कॉस्ट लगाएगी विज़ावी प्रोक्योरिंग, एंड उसके बाद उस प्रोक्योरमेंट की आगे की जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है, मतलब इतने साल तक उसमें कितना खर्चा आएगा, और इसमें अपग्रेड करने के बाद कितनी फास्ट फास्ट हमें लाइफ अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो ये निर्णय लिया गया कि वी विल नॉट गो फॉर दिस लाइफ साइकिल एक्सटेंशन।
तो अभी हम इस स्टेज में हैं कि हमारे पास हैंडफुल ऑफ C-130s हैं, जो कि मेनली स्पेशल ऑप्स के लिए लिखे हैं, बट इन ऑल जी कंटीजेंसीज हम उसको यूज करते हैं। और नेक्स्ट आता है आयल, जिसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, और उसके ऊपर आते हैं C-17, जो कि बिल्कुल हेवी एयरलिफ्ट के। तो ये जो बीच का जी 18, 20, 25 टन की जो कैटेगरी है, उसमें जी जी अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बिड कर रहे हैं, एंड दे ऑल नो कि भारत को AN-32 और आयल की रिप्लेसमेंट चाहिए। अब कितने लेते हैं हम, मतलब बिकॉज जो 5 टन के AN-32 फेज आउट हो रहे हैं 100, अब ऐसा तो नहीं कि हम 100 ही लेंगे, वी विल टेक अ रिड्यूस्ड नंबर। और इस टाइम पे जब एयरलिफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो ईस्ट में है, वो काफी कम हो गई है। अब सड़कें बन गई हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन हब्स बन गए हैं, अब रेलवे ट्रैक्स पहुंच गए हैं, तो भारत को अब उतना रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रूप्स को, मतलब बाई एयर सस्टेन करने के लिए जितनी पहले थी। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नई फिगर्स वर्क की जाएंगी मेरी समझ से, और उस हिसाब से फिर जहाज लिए जाएंगे। तो सर लास्ट में एक हमारे दर्शकों को ये जरूर बताइए कि जो ये MTA है, इसमें अब 3 प्लेयर इस समय रह गए हैं। एक तो है C-390 जो हमने एम्ब्रेयर की बात की थी, फिर एयरबस का A400M जो है वो रह गया है, और एक नई एंट्री जो आई है वो कावासाकी C2। तो ये दोनों जो है 37 टन की क्षमता वाले हैं, और C-390 जो है वो करीब 26 टन का है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा जहाज जो है ये सही रहेगा, और या आपको लगता है कि महिंद्रा ने क्योंकि एम्ब्रेयर के साथ टाई अप कर लिया है तो वो एक बड़ी मजबूत स्थिति में है? क्या लग रहा है आपको इस समय? जी, जैसा आपने कहा, आपका एनालिसिस बहुत ही अच्छा है। ये सारे एयरक्राफ्ट अभी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। तो अभी दुबई एयर शो में भी एंड जो यलहंका में एयर शो हुआ है उसमें भी ये सारे लोग पिच कर रहे हैं, बिकॉज और दे आर सेल्स पीपल, तो उनको अपना इक्विपमेंट बेचना है और उनको पता है कि इनको जरूरत है। जी स्पेसिफिक कमिंग आपने जितने भी जहाज बताए उनके बारे में जरूर बताऊंगा, बट एक जहाज और है जो बहुत हेवीली compete कर रहा है, और वो है C-130। तो जी C-130 का जो वेरिएंट भारतीय वायुसेना के पास है, दैट इज कॉल्ड C-130J। जी जे मीन्स इट सुपर इज सुपर हेवी। स्पेसिफिक मॉडिफाइड फॉर टैक्टिकल रोल्स। उसके अंदर ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट नाइट विजन गॉगल्स से लेके टैक्टिकल रडार से लेके और सैटेलाइट डाटा लिंक सब कुछ है। बट अगर ये चीजें हम हटा दें एंड उसको प्योर एयरलिफ्ट के माध्यम से यूज करें, जो कि करीब 20 से 25 बाकी दुनिया की एयरफोर्सेस यूज कर रही हैं, तो दैट वर्जन इज कॉल्ड C-130H, बेसिक जी वर्जन। जी इसकी प्रोडक्शन अभी बंद हो चुकी है, तो वो ये कह रहे हैं लॉकहीड वाले कि आप ये हमसे H वाला वेरिएंट ले लीजिए, सस्ता भी रहेगा और ये हम आपको दे देंगे। जैसा आपने कहा कि एम्ब्रेयर अब महिंद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और वो देख रहा है कि भारतीय वायुसेना को MTA के अलावा A2 रिफ्यूलर्स चाहिए, तो उसने एक अपना नया जी वेरिएंट खड़ा किया है KC-130 ऑल्सो। तो हाँ जी जी C1 वो है, सॉरी C-390 जो है वो नॉर्मल एयरलिफ्ट वाला है, और जी उसके साथ एक KC-390 खड़ा किया है, जो कि उसी को एरियल रिफ्यूलिंग के लिए कर, और ये बोल रहे हैं कि हम आपकी एयरलिफ्ट की रिक्वायरमेंट भी देख लेंगे, हम आपकी एयर, और ये वही एरियल रिफ्यूलिंग है जो हमसे सीख के गए हैं। जो आपने बताया था। हाँ, तो उसी को इन्होंने मॉडिफाई करके अपने एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके वो कैपेबिलिटी हाँ डाल के अब ये बोल रहे हैं कि आप हमसे ले लीजिए। जो बाकी 2 जहाज हैं C2, वो जापानीज है, दैट इज अ 2 इंजन जेट इंजन। वो जी जापान आल्सो इज इन अ बिग वे कमिंग, एंड मैं किसी दिन आपके साथ बैठ के किसी प्रोग्राम पे, इनफैक्ट नेक्स्ट आई विल कॉल यू एंड वी विल डू ठीक टुगेदर कि व्हाई ऑल द कंट्रीज व्हिच वर क्लोज टू यूएस, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, अब रियलाइज करके अपनी आर्म्ड फोर्सेस को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। हाँ इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उनकी बिल्कुल क्षमता बिल्कुल क्या है। तो उसी क्षमता में अब जापान ने रियलाइज किया कि C2 हमारे को मार्केट करने हैं। और जो आपने जहाज बोला एयरबस 400, इट्स अ वेरी पोर्टेंट एयरक्राफ्ट, बट जी उसकी जो क्षमता है वो करीब IL-76 जितनी है। तो दे आर जी जी पिचिंग इट फॉर IL का रिप्लेसमेंट। बाकी ये जो आपने सारे जहाज बोले, दे आर पिचिंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द MTA विच इज अराउंड 20 टन्स प्लस माइनस 5-10 टन्स हियर एंड देयर। यस तो जी ये जी उस कैपेबिलिटी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो जेट इंजन है इनकी अपनी लिमिटेशन है,
जो टर्बो प्रॉप है, मतलब यू बीइंग अ पायलट योरसेल्फ, आप मतलब अपने व्यूअर्स को अपने क्लोजिंग में बता सकते हैं कि many places jets are not viable, नॉट especially सुटेबल। for coastal northeast strips, जी। strips in the valleys and hills. हम्म। मतलब it is not advisable. Plus, to maneuver for a support role, the jets have certain limitations. तो जी। उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना मेरी समझ से would be shortlisting 2 or 3 airplanes, and first choice would be, in my opinion, turboprop aircraft. ये मेरा निजी मानना है, क्योंकि एयरबस और C2 बहुत महंगे भी हैं। दे जी। वेरी जी। जी। कॉस्ट इंटेंसिव, नॉट ओनली द ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी जी। लाइफ सस्टेनमेंट कॉस्ट उसकी है। C-130 हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके सिमुलेटर्स हैं, क्रू है, मतलब सेम ही कॉकपिट है, उसकी सपोर्ट सिस्टम टेक्निकल, तो उस एडवांटेज से रहेगा। एंड जो के C-390 है, वो ये कह रहे हैं कि हम महिंद्रा से टाइप करके वो C-295 मॉडल से हम आपके देश में निर्माण करेंगे, और ये है। तो मेरी समझ से ये 2 फ्रंट तो रनर होने फ्रंट रनर हो चाहिए जाएंगे। बिटवीन C-130H एंड C-390 एंड KC-390। ये मेरी पर्सनल, आई हैव नो मीन्स जी। टू जी। जी। नो एनीथिंग मोर क्योंकि देन दैट। कल एक नया डेवलपमेंट हुआ है, जो ये C-130 का हमने एडिशनल 6 शायद और लेते थे जहाज, उसको अब गवर्नमेंट ने बैक बर्नर पे डाल दिया है, या शायद हो सकता है कैंसिल ही कर दिया है। तो ये ओके। एक नई सी खबर है। तो अगर आप जैसे आपने बहुत सही तरीके से समझाया कि देशों के बीच में रिलेशनशिप कैसे, जैसे आपने पूरे जो यूएसए के साथ कनेक्टेड देश थे, जैसे जापान हो गया स्पेशली, या कोरिया, इस समय ताइवान भी कुछ कुछ रियलाइज कर रहा है, जो देशों के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं, आपका प्रोक्योरमेंट भी काफी कुछ, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो वहीं उसी दिशा में जा रहे होते हैं, जैसे कि तो अब ये जो पूरा इस समय प्रक्रम चल रहा है यूएसए के साथ, हम ठीक है, हम हाँ जी। उनके साथ, वो भी हम कहते हैं भाई भाई, हम भी कहते हैं भाई भाई, लेकिन पूरे देश को पता है, पूरी भारतीय जनता को पता है, और बहुत सारे मेरे अमेरिकन मित्र जो है मेरे साथ ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है, वो भी मेरे से कहते रहते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने आज का निष्कर्ष निकाला है कि जो, क्योंकि भारत का काफी घनिष्ठता चल रही है इस समय ब्राजील के साथ भी, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुल्क के जो आपने शॉर्टलिस्ट किया जहाज, उसमें एक घनिष्ठता की बात आ जाएगी, एक देशों के संबंध की बात आ जाएगी। और आपने साथ में यही बताया कि जो पिछले कितने समय से, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग हर समय फाइटर जहाज की बात करते हैं, लेकिन हर वायुयान जो है उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, उसका एक महत्व है अपना। तो अगर आप सोचेंगे कि केवल हेलीकॉप्टर एक एयरफोर्स चला लेगा, या एक फाइटर एक चला लेगा, या एक ट्रांसपोर्ट, नहीं, ये पूरी एक फोर्स है, ये एक सेना है पूरी, और ये उसी हिसाब से आगे बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच सर, इतने समय बाद हम लोग जुड़े, और आपने इतने बढ़िया तरीके से एक बहुत ही जटिल, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, कहीं AN-132 जुड़ गया है, तो कहीं IL-276 जुड़ गया है, फिर अभी एक HAL ने एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की भी बात कर दी है रशिया के साथ। तो वैसे आर यू, हाँ, तो तो कहानियां बहुत ज्यादा बुनी जा रही है, लेकिन जो ठोस जो कदम है, जब तक वो नहीं उठाए जाएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट की, चाहे वो सेना की तरफ से रहा हो, चाहे वो HAL की तरफ से रहा हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रहा हो, वो कहीं ना कहीं रही है। लेकिन अब हमें 2000, बल्कि मैं कहता हूं कि 2008 की स्पीड से भी नहीं चलना है, हमें 2030 की स्पीड से चलना है, अगर इस देश को 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हमें थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन बनना है, और हमें सुपर पावर नहीं बनना है, हमें एक रिस्पॉन्सिबल पावर बनना है, और राइज होके आना है, और वही हमारा आइडिया है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। तो हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे और अपने दर्शकों को इस बारे में और बताते रहेंगे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू सुदीप। सर, थैंक यू।